हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और उसमें जो एक्सरसाइज थे क्लास 11th एनसीईआरटी के उनको भी हमने सॉल्व किया है। एक वीडियो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी उसमें डालने वाले हैं। आशा है कि आप लोग उसको देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम 11th क्लास के मैथ के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और इससे हम किसी थ्योरम को कैसे जांच कर सकते हैं कि ये कोई चीज़ सही है या गलत है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट हम अगर एक वाक्य में कहें, एक सेंटेंस में बोलें तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? ये कोई आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, जैसे न्यूटन का फार्मूला F=G(m1m2/r² होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इक्वेशन जो न्यूटन की है, F=1/4G(m1m2/r² होता है। तो वो सब पर फिट बैठता नहीं बैठता, सारे मास के लिए ट्रू है या नहीं है, उसकी जांच हम कर सकते हैं इंडक्शन से। तो इंडक्शन क्या है? कोई मैथमेटिकल फार्मूला आपके पास है तो आप उसकी जांच इसमें करते हैं या फार्मूलेशन करते हैं, किसी फार्मूला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है इसके चैप्टर के स्टार्ट में। देखिए, डिडक्शन और इंडक्शन, ये दो स्टेप होते हैं मैथमेटिक्स के, मैथमेटिकल लॉजिक के दो स्टेप। एक मैथमेटिकल डिडक्शन या निगमन कहते हैं और दूसरा है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको कहते हैं हम लोग आगमन। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज मैथमेटिकल डिडक्शन? डिडक्शन क्या है? तो इसके लिए दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। क्या लिखा है इन्होंने? देखिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है सोक्रेटिस इज अ मैन। फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल डिडक्शन को समझने के लिए। तो सोक्रेटिस इज अ मैन, स्टेटमेंट ए है। बी स्टेटमेंट में क्या है? ऑल मैन आर मॉर्टल, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो ये जो तीन स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, इसमें पहले स्टेटमेंट में लिखा है सोक्रेटिस इज ए मैन। सोक्रेटिस कोई आदमी का नाम है, कोई आदमी है सोक्रेटिस। ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे आदमी नश्वर हैं, वो मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे जो मैन हैं वो मॉर्टल हैं, उनकी डेथ होती है। ऑल मैन आर मॉर्टल। सोक्रेटिस मैन है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मैन मॉर्टल होते हैं, सभी लोग मरते हैं, आदमी जो होते हैं। देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, सोक्रेटिस भी मॉर्टल है, यानी कि सोक्रेटिस भी मरेगा, उसकी भी डेथ होगी। तो ये जो स्टेटमेंट हैं तीन, तो इनसे हमें डिडक्शन का थोड़ा सा आइडिया आता है बच्चों। तो ये क्या किया हमने? देखिए, ये जो बी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बी में क्या स्टेटमेंट लिखा है? ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे जो मनुष्य हैं, सारे जो पुरुष हैं, सारे जो मैन हैं, दे आर मॉर्टल, वो नश्वर हैं, वो मरते हैं, उनकी डेथ होती है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल, जो भी मैन होगा वो मरेगा जरूर, क्योंकि सभी मैन मॉर्टल है। तो जो मैन होगा वो जरूर मॉर्टल होगा। तो सोक्रेटिस एक मैन है, इसलिए सोक्रेटिस भी मॉर्टल होगा। तो क्या करा आपने? ये जो हमारा बी स्टेटमेंट है, ये एक रूल की तरह काम कर रहा है। ये हमारा एक ये रूल बन गया। देखो, ऑल मैन आर मॉर्टल, जो भी मैन होगा, कोई भी मैन होगा, वो मॉर्टल होगा, वो नश्वर होगा। तो सोक्रेटिस मैन है, इसलिए सोक्रेटिस भी मॉर्टल है। तो मतलब ये एक जनरल रूल है। ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्यों है? क्योंकि ये सारे मनुष्य, ह्यूमन बींग, सारे मैन पर लागू होगा। ये जो रूल है यहाँ पर, जो मॉर्टल होने का जो रूल है, ये सारे मैन पर लागू होगा, सब पर, सोक्रेटिस पर भी, किसी और पर भी, थर्ड पर्सन, एनीवन, सब पर लागू होना है इसने, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल। तो दिस इज ए जनरलाइजेशन, यह एक सामान्य नियम है, यह एक जनरलाइजेशन है, क्योंकि ये किसी एक इंसान पर लागू नहीं होगा, ये सारे मैन पर लागू हो जाए, सब पर लागू होगा। तो दिस इज ए जनरल रूल और जनरलाइजेशन, एंड दिस जनरल रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मैन, हिंस इट इज एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल मैन सोक्रेटिस। तो एक जनरल रूल को, जो रूल सब पर लागू हो सकता है, उस जनरल रूल को हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या यह रूल सोक्रेटिस पर लागू है। तो इसलिए
एक जनरल प्रिंसिपल से, एक जनरल रूल से हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की चेकिंग करते हैं कि अगर ये रूल है तो उसके हिसाब से सोक्रेटिस क्या होगा। तो रूल इज दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। नियम यह है कि सारे मैन मॉर्टल हैं, जो भी मैन होगा वो मॉर्टल होगा। तो अब ये रूल लगाना है सोक्रेटिस एक अकेले आदमी पर, तो दिस इज फॉर ऑल मैन, सभी मैन के लिए। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल मैन, सिंगल मैन पर लागू कर रहे हो। तो सोक्रेटिस इज ए मैन, सोक्रेटिस मैन है, इसलिए सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो इस रूल को आपने सोक्रेटिस पर लागू कर दिया। तो इस तरीके से डिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, तो वी हैव ए जनरल रूल एंड वी टेस्टिफाई ए इंडिविजुअल अंडर दिस रूल। इस नियम के तहत हम एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, उसको हम उस रूल के तहत उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये रूल उस पर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, या उस रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ये हम इसकी यहाँ पर डिडक्शन के अंदर वो करते हैं। अब इधर देखिए, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जो डिडक्शन को एक्सप्लेन करेगा। 8 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि हम 8 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 8 इज डिविजिबल बाई 2, 8 में 2 का डिवाइड हो सकता है। बी रूल क्या है, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर्स। जिस नंबर में 2 से डिवाइड हो जाए पूरे का पूरा, उसको हम इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर। जो भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वह इवन नंबर है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 8 2 से डिविजिबल है। तो अब 8 के बारे में बताना है कि 8 इस जनरल रूल के तहत 8 इवन है या नहीं है। तो आपने देखा कि दिस इज ए जनरल रूल, ऑल नंबर डिविजिबल बाई 2 दे आर इवन नंबर, जिसमें 2 का भाग जाए वो इवन है। फिर आपने यहाँ बोला पर्टिकुलर एग्जाम्पल 8 का है, केवल उदाहरण, सभी नंबरों का नहीं, केवल एक नंबर है 8। तो 8 इट इज डिविजिबल बाई 2, सो 8 इज एन इवन नंबर। तो क्या किया हमने, एक जनरल रूल था, उस जनरल रूल को टेस्टिफाई करा मैंने एक पर्टिकुलर नंबर पर, एक पर्टिकुलर संख्या 8 संख्या है। तो क्या 8 संख्या पर वो जनरल रूल लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको हमने यहाँ पर टेस्टिफाई किया है। तो इसलिए 8 इज डिविजिबल बाई 2, ऑल नंबर डिविजिबल बाई 2 आर इवन। सिंस 8 इज डिविजिबल बाई 2 दैट्स वाई 8 इज ऑल्सो इवन नंबर। तो इसलिए इस जनरल रूल को, 2 से विभाजित संख्याओं को हम इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। इस जनरल रूल को एक पर्टिकुलर नंबर 8 पर आपने टेस्ट किया तो आपको पता चल गया, हाँ 8 में 2, जिसमें 2 का डिवाइड होता है वो इवन होता है, क्योंकि 8 में भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस प्रकार से किसी जनरल रूल की हम टेस्टिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर, तो इसको हम कहते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन का काम है कि जनरलाइजेशन से आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टेस्टिफाई करते हैं। एक जनरल रूल की मदद से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं, या एक जनरल रूल की मदद से कोई डिसीजन आप यहाँ पर ले लेते हैं। तो दैट इज द डिडक्शन। तो इसको कहते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। द मोटो इज जनरल टू पर्टिकुलर। एक जनरल प्रिंसिपल से, एक जनरल रूल से किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की ओर को आप जाते हैं और उसको टेस्टिफाई करते हैं कि इस नियम के तहत ये नियम इस पर लागू होता है या नहीं होता। अच्छा, इंडक्शन है दूसरा। देखिए, ये डिडक्शन के जस्ट अपोजिट है इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या करते हैं, हम किसी मतलब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से, 1 2 3 ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल की सहायता से किसी जनरल रूल की ओर को जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, जो साइंस के जो थ्योरम्स हम लोग प्रूफ करते हैं, तो वो इंडक्शन से ही प्रूफ करते हैं। इंडक्शन में क्या किया जाएगा, इसका अपोजिट है। यहाँ तो आपके पास जनरल रूल है, और जनरल रूल को, रूल के आधार पर आपने किसी पर्टिकुलर को टेस्ट किया कि क्या वो व्यक्ति पर वो रूल लागू हो रहा है नहीं हो रहा, तो जनरल टू पर्टिकुलर हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर्टिकुलर टू जनरल है, यहाँ पर्टिकुलर टू जनरल है। तो पर्टिकुलर टू जनरल कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखिए, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर का सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर सेट है, दिस इज ऑड नंबर सेट। अब इसमें देखिए, अगर आप एक ऑड नंबर को रखते हैं तो वैल्यू 1 हुई। अब आप फर्स्ट ऑड नंबर और सेकंड ऑड नंबर, फर्स्ट और सेकंड 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 4। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, इसको मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। केवल एक ही ऑड नंबर लीजिए, 1 स्क्वायर हो गया।
अगर आप एक और दो ऑड नंबर को लेते हैं तो 3 + 1 4 हो गया, जिसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप 3 ऑड नंबर ले लीजिए, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है। 1 + 3 + 5, 3 ऑड नंबर को ऐड करो, 5 + 3 8, 8 + 1 9 हो गया। 9 को आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप 4 ऑड नंबर ले लो, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर को लीजिए, ऐड करो, 7 + 5 12, 16 आ गया बच्चों। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए, केवल एक ऑड नंबर लेता हूं तो 1 स्क्वायर के इक्वल होता है उसका वैल्यू। 2 ऑड नंबर, फर्स्ट 2 ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो 2 स्क्वायर के बराबर आंसर आता है। मैं फर्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड कर देता हूं तो वो 3 स्क्वायर के इक्वल आंसर आ रहा है। देखो 4 ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो 4 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही मैं n ऑड नंबर को ऐड कर दूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, लास्ट nth ऑड नंबर क्या होगी बच्चों, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जनरल फार्मूला आएगा a + n - 1 × d से आप इसका nth टर्म निकाल सकते हैं इस AP का। तो इसका 1 3 5 7, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। तो इसलिए इसका nth टर्म कैसे निकलेगा, an = a + n - 1 × d से निकलेगा। तो an nth टर्म = a, फर्स्ट टर्म क्या है 1 + n - 1, nth टर्म निकालना है तो n - 1 इंटू डिफरेंस है 5 - 3 या 3 - 1, डिफरेंस है 2। तो कितना आएगा सॉल्व करके, 1 + 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2, सॉल्व करिए, 2n - 2 + 1 तो 2n - 1। तो इस तरीके से देखिए कि ये जो ऑड नंबर का जो सेट है, nth ऑड नंबर क्या होगी, nth ऑड नंबर निकलेगी an = a + n - 1 d फार्मूला लगा के nth ऑड नंबर निकलेगी, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो an = 2n - 1, तो लास्ट ऑड नंबर मेरी है 2n - 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जब 2 ऑड नंबर ऐड कर रहा हूँ तो 2 स्क्वायर के इक्वल सम हो जा रहा है। 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो 3 स्क्वायर के बराबर सम हो जा रहा है। 4 ऑड नंबर 1 2 3 4 कौन लगातार आने वाली 4 ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो ये 4 स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है। मैं फर्स्ट ऑड नंबर से शुरू करके n ऑड नंबर, ये nth ऑड नंबर मैंने लिखी, तो फर्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट करके कंटिन्यूसली n ऑड नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ तो इसका सम क्या हो जाना चाहिए। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए, जब 1 में 1 स्क्वायर आ रहा है, 2 ऑड नंबर को ऐड करने में 2 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर ऐड करने में 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर को ऐड करने में 4 स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे ही अगर मैं n ऑड नंबर्स को लगातार n ऑड नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे n स्क्वायर मिलना चाहिए। एंड दिस इज द इंडक्शन, यही इंडक्शन है। आपने क्या किया, पहले 1 पर आपने देखा कि 1 में ये बात लागू हो रही नहीं हो रही, आपने कहा 1 = 1 स्क्वायर होता है। फिर आपने 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करके 2 स्क्वायर हो रहा है। 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया, 3 स्क्वायर हो रहा है। 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया, 4 स्क्वायर हो रहा है। आपने कहा फर्स्ट नंबर से शुरू करके n ऑड नंबर ऐड करूंगा, तो आपने अनुमान लगा लिया कि इसी आधार पर आगे क्या आना चाहिए। तो आप एक जनरलाइजेशन पर पहुंच गए कि आपने कहा n स्क्वायर आना चाहिए, जितने ऑड नंबर ऐड करोगे उतने के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये है किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की सहायता से, अलग अलग एग्जाम्पल्स की सहायता से आप किसी जनरल रूल को प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज द इंडक्शन। ये इंडक्शन है। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल कि छोटे छोटे अलग अलग एग्जाम्पल्स की सहायता से 1 2 3 4 ऐसे करके आप फिर एक जनरल रूल को प्राप्त करते हैं इसमें। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये है डिडक्शन। तो डिडक्शन में क्या है, देयर इज ए जनरल रूल एंड यू आर अप्लाइंग दिस रूल टू ए पर्टिकुलर, एक जनरल रूल को पर्टिकुलर पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास पर्टिकुलर नंबर्स हैं, तो पर्टिकुलर नंबर्स की सहायता से आप पैटर्न को चेक कर रहे थे, और पैटर्न को चेक करके आपने एक जनरल रूल बना दिया कि अगर n टर्म ऐड होते तो क्या आता, तो आपने कहा n स्क्वायर आता। तो दिस टाइप ऑफ जनरलाइजेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। तो डिडक्शन क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्शन क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल। तो ये दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इंडक्शन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जाने। अब इंडक्शन का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल की सहायता से हम एक जनरल रूल को प्राप्त कर रहे हैं कि n नंबर के लिए ये क्या रूल लगेगा, इसको हम कर रहे हैं। तो इस बात को हम एक, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए इंडक्शन का, उसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके NCERT की बुक पर दिया है एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों, ये हमने एक फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, आपके NCERT की बुक में भी है, बहुत ब्यूटीफुल फिगर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है,
हमने कुछ टाइल्स लिए हैं बच्चों, ये टाइल्स लिए हैं और इनको हमने खड़ा किया है किसी प्लेन सरफेस पर, इन टाइल्स को हमने खड़ा किया हुआ है। ये फर्स्ट टाइल है, दिस इज सेकेंड टाइल, थर्ड टाइल, फोर्थ टाइल, फिफ्थ टाइल, सिक्स्थ टाइल। ये टाइल किसी प्लेन सरफेस पर क्या है, रखे हुए हैं, अलग अलग रखे हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये सेपरेट हैं एक दूसरे से, आइसोलेटेड हैं, और ये किसी प्लेन पर वर्टिकली रखे हुए हैं। अब इसमें देखिए, सपोज मैं फर्स्ट टाइल को थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, फर्स्ट टाइल को थोड़ा सा पुश करूँगा तो इसको धक्का मारने से ये उधर उसको टच करेगा, उसको धकेलेगा, तो इससे फर्स्ट टाइल अगर गिरती है तो उसके द्वारा सेकंड टाइल भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर सेकंड टाइल गिरती है तो सेकंड टाइल थर्ड को धक्का लगाएगी, तो थर्ड भी क्या होगी, क्योंकि खाली खड़े ऐसे खड़े हैं ये, तो थोड़ा सा धक्का लगेगा तो गिरेंगे। तो सेकंड टाइल, फर्स्ट टाइल को आपने पुश किया तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट टाइल गिरी, तो उसके धक्के से सेकंड टाइल भी गिरेगी। अगर सेकंड टाइल गिर रही है तो थर्ड नहीं रख सकती, थर्ड भी गिरेगी, थर्ड अगर गिरेगी तो फोर्थ भी गिरेगी, फोर्थ टाइल अगर गिरती है तो फिफ्थ टाइल भी गिरेगी। अगर ये समझ लीजिए कि 20th टाइल सपोज गिर गई, अगर हमारी 20th टाइल गिरती है तो 21th टाइल भी जरूर गिरेगी, क्योंकि अगर वो 20th टाइल गिरेगी तो 21 टाइल पर पड़ेगी, और 21 टाइल भी केवल ऐसे खड़ी की गई है तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो वो गिर जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज nth टाइल जो है वो फॉल करती है, nth टाइल अगर फॉल करती है या kth टाइल फॉल करती है तो k+1th टाइल भी क्या कर जाएगी, उससे फॉल कर जाएगी। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन का सिंपल लॉजिक समझने का हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर फर्स्ट टाइल गिरती है, ये कंफर्मेशन नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइल इज फॉलिंग, फर्स्ट टाइल गिरनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइल गिर रही है तो फर्स्ट टाइल के गिरने से वो नेक्स्ट टाइल, उसके सक्सेसर टाइल को धक्का लगाएगी, उसको गिराएगी। अगर सेकंड टाइल गिरती है तो थर्ड भी गिरेगा। ऐसे अगर nth टाइल गिरता है तो n+1th टाइल भी गिरेगा, यानी kth टाइल अगर गिरता है तो k+1th टाइल भी गिरेगा। तो ये जनरलाइजेशन रूल हमारे पास आ रहा है। तो इसी रूल को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज करते हैं। कैसे कि एक शर्त तो यह है कि फर्स्ट टाइल शुड फॉल, पहली टाइल गिरनी चाहिए, यानी कि गिरने का जो नियम है वो पहली टाइल पर लगना चाहिए। जो गिरने वाला जो नियम है, फॉलिंग का जो रूल है, वो फर्स्ट टाइल पर फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट टाइल इज फॉलिंग, अगर फर्स्ट टाइल ही नहीं गिरेगी तो कोई नहीं गिरेगा। फिर अगर फर्स्ट टाइल ही नहीं गिरेगी तो फिर कोई नहीं गिरेगा, लेकिन फर्स्ट टाइल का गिरना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइल गिर रही है, दिस इज फर्स्ट कन्फर्मेशन, मतलब n=1 पर ये हमारा टाइल के गिरने वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो फर्स्ट टाइल इज फॉलिंग, दिस इज ट्रू। अगर फर्स्ट टाइल गिरेगी देन सेकंड विल फॉल, थर्ड विल फॉल। इफ kth टाइल इज फॉलिंग देन k+1th टाइल विल सर्टेनली फॉल। तो k+1th टाइल भी फॉल होता है, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी टाइलें एक साथ इसमें क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो इस रूल को हमें जो टाइल गिरने वाला जो रूल है, यू कैन यूज दिस एज मैथमेटिकल इंडक्शन टूल। तो मैथमेटिकल इंडक्शन टूल का मतलब है कि इफ kth टाइल इज फॉलिंग, इफ kth टाइल इज फॉलिंग देन k+1th टाइल, नेक्स्ट टाइल k+1th टाइल इज ऑल्सो फॉलिंग। तो दिस रूल, दिस जनरल रूल इज यूज्ड एज ए टूल फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में भी हम यही कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है टाइल का फॉल होना। तो हम ये कह रहे हैं कि kth टाइल गिर रही है, मतलब टाइल के फॉल होने वाला स्टेटमेंट kth मेंबर के लिए ट्रू है, kth मेंबर के लिए ट्रू है। kth टाइल इज फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ टाइल इज ए स्टेटमेंट। तो kth टाइल इज फॉलिंग मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर kth टाइल, एंड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इज फॉर kth टाइल then statement should be true for k+1th tile. If kth tile is falling then k+1th tile is also falling. Means if the statement is true for kth tile then the statement should be true for k+1th tile. Falling of tile is a statement here. तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि k के लिए कोई k के लिए जो रूल फॉलो हो रहा है, टाइल इज फॉलिंग kth टाइल, और वही रूल k+1 के लिए भी फॉलो हो जा रहा है, k+1th टाइल इज ऑल्सो फॉलिंग। तो इस तरीके से ऑल टाइल्स आर फॉलिंग, दिस मीन्स ऑल टाइल्स आर फॉलिंग। तो दिस इज जनरलाइजेशन। फिर क्या हो गया, ऑल टाइल्स आर फॉलिंग हमने कह दिया, तो दिस इज जनरलाइजेशन। हमने कहा पहली टाइल गिरी, पहली टाइल गिरी, वी हैव टेकन ए पर्टिकुलर एग्जांपल, पहली टाइल गिरी। फिर हमने कहा कि टाइलें गिरी, kth टाइल गिरी। अगर kth टाइल गिर रही है तो मतलब k+1th टाइल भी गिर रही है, तो दिस मीन्स ऑल टाइल्स आर फॉलिंग।
अगर फर्स्ट टाइल गिर रही है तो फर्स्ट प्लस 1 यानी सेकंड टाइल गिरेगी, फिफ्थ टाइल गिर रही है तो 5 + 1 यानी सिक्स्थ टाइल भी गिर रही है। तो दिस मीन्स इन जनरल वी आर सेइंग दैट ऑल टाइल्स आर फॉलिंग, सारी टाइल गिर रही हैं। तो दस वी हैव रीच्ड ए जनरल प्रिंसिपल, हम एक जनरल रूल में पहुंच गए कि सभी टाइलें गिर रही हैं, क्योंकि अगर 20th टाइल गिर रही है तो फिर 21th टाइल भी गिर रही है। तो इसलिए एक बात जाननी है कि फर्स्ट टाइल गिरी, ये कन्फर्मेशन हमने जानना है। फिर हमने ये मान लेना है कि सपोज kth टाइल गिरी, अगर kth टाइल गिरी तो अब ये प्रूफ करना है कि क्या k + 1 टाइल भी गिरी। kth टाइल अगर गिर रही है और k + 1 टाइल भी गिर रही है तो इसका मतलब सभी टाइलें गिरेंगी। जैसे 4th टाइल गिर रही है तो 4 + 1 टाइल भी गिर रही है, 7th टाइल गिर रही है तो 7 + 1 टाइल भी गिर रही है, इसका मतलब ऑल टाइल्स आर फॉलिंग। तो एक जनरल रूल पर हम इसमें पहुंच जाते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के यहाँ पर 3 स्टेप हमारे समझ में आते हैं बच्चों। क्या जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर n = 1, स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर n = 1। दूसरी बात क्या है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। हम ये मान लेते हैं कि मान लिया kth टाइल गिर रही है, टाइल का गिरना स्टेटमेंट मान रहे हैं हम लोग। सपोज kth टाइल इज फॉलिंग, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k मीन्स kth टाइल इज फॉलिंग, kवीं टाइल गिर रही है। तो अब मुझे ये देखना कि अगर kवीं टाइल गिर रही है तो उसकी अगली टाइल भी गिर रही होगी। तो उसको कैसे प्रूफ करूंगा कि इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट k + 1th टाइल इज ऑल्सो फॉलिंग, k + 1th स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉलिंग टाइल को मैं स्टेटमेंट बोला कि स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, देन द गिवन रूल इज ट्रू फॉर, या गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये एक जनरल वर्किंग रूल बताता है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की मदद से एक जनरल रूल की वैलिडिटी जांच कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे जो दिया हुआ रूल है क्या n = 1 पर ट्रू है, उसको हम जांच कर लेंगे। कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए कि n = 1 पर ये रूल फॉलो कर रहा है, नंबर 1 बार। नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि kth n = k पर वो स्टेटमेंट या वो रूल सही है, ये एज्यूम कर लें कि n = k पर स्टेटमेंट सही है, तो फिर हम n = k + 1 पर स्टेटमेंट को चेक करें कि अगर वो स्टेटमेंट n = k पर ट्रू मान लेने से n = k + 1 पर भी वो स्टेटमेंट ट्रू निकल आता है, तो हम कहते हैं कि यह स्टेटमेंट n = 1 पर ट्रू था। अगर इसको n = k पर ट्रू माने तो n = k + 1 यानी उसके नेक्स्ट मेंबर पर भी वो ट्रू बैठ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ n = 1 तो अगला 1 + 1 2 के लिए भी सत्य है। अगर मैं इसको 51 मान लेता हूँ तो n = 51, तो 51 के लिए ट्रू है तो 51 + 1 यानी 52 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब सभी के लिए ट्रू है। तो ये तो ऐसे चलता रहेगा क्रम। तो ये इसके इंडक्शन को वेरीफाई करने का हमारा तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, ये है। दूसरा रूल क्या है कि एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, ये मान लीजिए कि n = k पर स्टेटमेंट हमारा सही है। तो अगर n = k पर स्टेटमेंट को सही मान लें तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट n = k + 1 पर भी सही बैठता है। अगर स्टेटमेंट n = k + 1 पर भी सही बैठता है तो हम कहते हैं कि ये दिया हुआ जो स्टेटमेंट है ये n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए ट्रू है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या समझाना आपको हम चाहते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 ... +n इज इक्वल टू n × n + 1/2। ये बहुत सिंपल हमारा एक स्टेटमेंट है और आप हाई स्कूल लेवल से इसको जानते हैं कि फर्स्ट से काउंट करके n नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n। तो ये n नेचुरल नंबर हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इसके सम का फार्मूला है n × n + 1/2।
ये फार्मूला हमने हाई स्कूल लेवल पर सीखा और प्रैक्टिकल में भी आपने इसको प्रूफ किया था वहाँ। तो अब ये स्टेटमेंट की हम जांच करते हैं कि जो फार्मूला है क्या ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फार्मूला गलत है। तो इसकी वैलिडिटी को जांच करने के लिए हम सबसे पहले कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, क्या लेट ये जो स्टेटमेंट है या ये जो फार्मूला दे रखा है इसको Pn से नोट करते हैं। लेट Pn इज सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + ... n इज इक्वल टू n × n + 1/2। इस स्टेटमेंट को मैंने Pn से नोट किया। लेट Pn इज सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + n इज इक्वल टू n + 1/2। इसको Pn से नोट करो दिए हुए स्टेटमेंट को। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा प्रूफ करने का, पुटिंग n = 1, पुटिंग n = 1 इन अबव स्टेटमेंट, इक्वेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में n = 1 रख दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, P1 सच दैट Pn का मतलब था आपने n टर्म्स को सम किया है। Pn का मीनिंग था आपने n टर्म्स को सम किया है, n टर्म लिए हुए हैं। और P1 का मतलब आपने केवल 1 टर्म लिया है, केवल एक ही टर्म लिया है। तो क्या लोगे, केवल 1 को लोगे, क्योंकि P1 n मीन्स यू आर टेकिंग द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम ले रहे हैं, तब Pn कहा गया। P1 कब कहूँगा तो एक ही टर्म लेना पड़ेगा, एक टर्म का सम, तो P1 सिंगल टर्म। तो P1 = यहाँ से तो एक ही टर्म लूँगा तो ये P1 हो गया। और उधर देखो मैं राइट में क्या लिखूँगा, n = 1 लिखूँगा ना, तो 1 × 1 + 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट P1 इज सच दैट 1 = 1 ये हो गया, और 1 + 1 ऐड करो बच्चों 2 हो जाएगा, 2/2। तो दिस इम्प्लाइज P1 इज सच दैट 1 = 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो क्या बचा 1। तो क्या 1 = 1 स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 1 = 1 होता है। तो इसका मतलब जो Pn = इतना स्टेटमेंट है ये n = 1 पर ट्रू है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू लिख देते हैं, या कभी कभी हम अगर लंबा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ये लिख देते हैं कि द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 पर फार्मूला ट्रू है, क्योंकि अगर यहाँ से केवल एक ही टर्म लेता हूँ और राइट हैंड साइड में n = 1 रख के चेक करता हूँ तो LHS RHS सेम आ रहा है। यहाँ से केवल एक ही टर्म लेना है, 1 ले लिया, और राइट हैंड साइड में n को 1 लिख करके चेक करना है तो 1 + 1/2, तो ये सेम आ रहा है दोनों साइड में। तो हम ये कह सकते हैं द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर n = 1, ऐसे बोल सकते हैं। या इसको हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके प्रूफ करने का, इसको इंडक्शन के द्वारा। अब दूसरे पार्ट में हम क्या चेक करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये जो फार्मूला है या ये जो स्टेटमेंट है ये n = k पर ट्रू है। तो लेट n = k लिख दीजिए फार्मूला में, Pk इज सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस लास्ट टर्म आएगा k, क्योंकि मैं k तक के लिए ट्रू मान ले रहा हूँ ना। तो Pk इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट टर्म आ गया k इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड फार्मूला में देखिए n को k लिखना पड़ेगा, k × k + 1/2। ये हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये n = k पर फार्मूला ट्रू है। n = 1 पर तो ट्रू प्रूफ किया, लेकिन n = k पर हमने उसको एज्यूम कर लिया कि सपोज दिस इज ट्रू, ये फार्मूला ट्रू है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैं इसमें ये करूँगा कि ये जो मेरा सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस का अगला टर्म क्या आएगा। जब पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, चौथा टर्म 4 है, kth टर्म k है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, k + 1 आएगा। नेक्स्ट टर्म आएगा k + 1, तो नेक्स्ट टर्म को इसके LHS में भी ऐड करूँगा और नेक्स्ट टर्म को इसके RHS में भी ऐड करूँगा। अगर सेम क्वांटिटी LHS में और वही क्वांटिटी RHS में ऐड होगी तो मेरे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें ये k टर्म्स तो मैंने ले रखे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी सीरीज में अगला टर्म क्या आता होगा। तो आपने कहा फर्स्ट 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड 3 है, फोर्थ 4 है, kth टर्म k है, तो अगला टर्म आता होगा k + 1। तो अगले टर्म को यहाँ भी ऐड करूँगा, उसी टर्म को वहाँ भी ऐड करूँगा, तो क्या हो जाएगा
1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस के प्लस नेक्स्ट टर्म k + 1 आएगा, ये ऐड कर दिया LHS में। और राइट हैंड साइड में है मेरा k × k + 1/2, उसमें भी मैं ये k + 1 को ऐड कर दे रहा हूँ। तो सेम क्वांटिटी दोनों साइड में ऐड किया मैंने इस फार्मूले के, तो इससे कोई मेरे जनरलाइजेशन में चेंज नहीं आएगा। तो अब आप देखिए LHS को तो रहने दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + k + k + 1, तो k + 1 टर्म का सम हो रहा है LHS मेरा। अब RHS को मैं देखता हूँ, देखिए इसमें आपको कोई चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी। कॉमन है इसमें k × k + 1 है और ये k + 1 है, तो क्या चीज़ कॉमन हो सकता है? k + 1 दोनों में कॉमन हो सकता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में से k + 1 कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ क्या बचा k + 1 कॉमन करने के बाद? k/2 बचेगा, k/2 यहाँ बचा, प्लस ये k + 1 मैंने कॉमन ले रखा है, तो k + 1 से k + 1 को डिवाइड करूँगा, 1 आएगा बच्चों। जो चीज़ मैं कॉमन लेता हूँ उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो k + 1 कॉमन लिया तो k + 1 से इस पूरे को डिवाइड करूँगा तो k/2 बचेगा, प्लस k + 1 से उसको डिवाइड करूँगा तो k + 1 1 जा k + 1 बचेगा। तो इस तरीके से अब मेरे पास राइट हैंड साइड पर आ रहा है k + 1 कॉमन था और अंदर हो रहा है k/2 + 1, तो ये एलसीएम कर दीजिए, ये 2 यहाँ चला जाएगा बच्चों, ये 2 इधर आ गया एलसीएम में, k + 2 और अपॉन में ये वाला अपॉन में 2 आ गया। तो इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस k + 1 इज इक्वल टू ये k + 1 हो गया। अब ये वाला जो है बच्चों ये k + 2 है ना, तो इसको ऐसा कर लीजिए k + 1 + 1 कर दीजिए, k + 1 + 1, k + 2 है तो k + 1 + 1 कर दिया, k + 2 को होल अपॉन 2। ये फार्मूला हमारे पास आया। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे कि वो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है Pn = such that 1 + 2 + 3 + 4 + n = nn + 1/2, तो इसमें अगर मैं n टर्म्स को लेता हूँ तो यहाँ n + 1/2 आ रहा है, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो आ रहा है और फिर लास्ट टर्म से एक बड़ा टर्म आ रहा है। ये लास्ट टर्म n था ना, यहाँ n आया, फिर इससे एक बड़ा टर्म n + 1 आया अपॉन 2। तो अब मैं यहाँ कितने टर्म ले रहा हूँ? अगर मैं यहाँ लास्ट टर्म क्या ले लूँ? k + 1। अगर मैं इसमें लास्ट टर्म k + 1 ले लूँ और इस फार्मूले में भी k + 1 कर दूँ n की जगह, तो क्या हो जाएगा? फार्मूले में n की जगह k + 1 कर दूँ तो k + 1 + 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में या इसमें ले लीजिए, मैंने ये k टर्म्स के लिए निकाला है। अगर मैं क्या मान लूँ कि इसी फार्मूले की मदद से मैं n को k + 1 लिख करके निकालना चाहूँ, k + 1 टर्म का सम कितना रहेगा, तो k + 1 यहाँ जाएगा, ये k + 1 होगा, ये k + 1 अपॉन 2 होगा ना। तो इसलिए इस फार्मूले में अगर n की जगह k + 1 कर दूँ तो k + 1 अपॉन 2 आता है। लेकिन बिना फार्मूले के हमने निकाला है, देखिए हमने n = k तक इस फार्मूले को ट्रू मान लिया था, n = k तक फार्मूले को हमने ट्रू मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेकिन उससे आगे हमने इसको ट्रू नहीं माना है। उससे आगे तो हमने जो अगला टर्म आता है सीक्वेंस का k + n टर्म, उसके LHS में भी ऐड किया था और उसके RHS में भी हमने k + 1 टर्म को ऐड किया था। उसके बाद हमने इसकी RHS को सॉल्व किया है। RHS को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिल रहा है ये k + 1 अपॉन 2 मिल रहा है। लेकिन देखिए ये रिजल्ट तो आपको वहाँ से डायरेक्ट भी मिल सकता था, जो स्टेटमेंट ऊपर है उससे डायरेक्ट भी मिल सकता था यदि आप उसमें n की जगह k + 1 कर देते। ये है ना k + 1 अपॉन 2, यदि उसमें मैं n को k + 1 कर दूं तो यही चीज़ तो मिल जाएगी वहाँ पर भी। देखिए ये k + 1 कर दूंगा और ये मेरा हो जाएगा k + 1 अपॉन 2। तो दिस मीन्स विदाउट यूजिंग दिस रूल यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। बिना उस रूल को अप्लाई किए मैंने k + 1 टर्म का सम निकाला, लेकिन मैं उसी जगह पर पहुंचा कि ये जो आंसर मुझे मिल रहा है ये आंसर तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट n = k + 1 लिख करके भी प्राप्त हो सकता था। तो इसका मतलब ये फार्मूला k + 1 के लिए भी सही है। यदि फार्मूले को मैं n = k के लिए सही मान लेता हूँ तो ये फार्मूला k + 1 के लिए भी सही है, क्योंकि k + 1 का टर्म अगर का सम जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे जो चीज़ मिल रही है सम करने के बाद, ये वही चीज़ मिल रही है
जो चीज़ मैं उस फार्मूले से भी ला सकता था। कैसे ला सकता था? इस फार्मूले में n = k+1 में लिख देता। जब n टर्म के सम के लिए यहाँ पर n लिखा गया, तो मैं अगर इसमें n k+1 टर्म का सम करना है तो मैं k+1 ऐसे करके फार्मूले से भी आ सकता है। लेकिन मैंने फार्मूले से तो नहीं निकाला यहाँ, मैं ये मान के चल रहा था कि ये n = k तक तो फार्मूला हमारा सही है, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान रहा था कि ये k+1 के लिए भी सही बैठ रहा है। तो इसलिए मैंने उसको चेक किया है। क्या किया मैंने? उसमें जो k टर्म तक फार्मूला सही था, उसमें k+1 टर्म को LHS में भी ऐड कर दिया, उसी टर्म को मैंने RHS में भी ऐड कर दिया। फिर मैंने RHS को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मुझे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ये रिजल्ट तो डायरेक्ट मुझे उस दिए हुए स्टेटमेंट से भी मिल सकता था यदि मैं उसमें n की जगह k+1 लिख देता। तो दिस मीन्स दिस फार्मूला इज, इफ दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर n = k, if this formula is true for n = k, then this formula is also true for n = k+1. Hence the formula is true for all natural number. तो ये लास्ट में हम लिख देते हैं कि pk+1 is all, pk+1 is true, pk+1 भी क्या है? ट्रू है। ऊपर तो हमने क्या मान लिया था? pk ट्रू है। अगर मैंने ये लिख दिया pk such that 1 + 2 + 3 + 4 + k = k × k+1/2 मैंने लिख दिया, इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि pk ट्रू है, pk ट्रू है, एज्यूम्ड दिस। लेकिन उसके बाद k+1 टर्म जो है दोनों तरफ ऐड करके सॉल्व किया, तो मुझे ये जो लास्ट में मिला, तो आपने कहा ये चीज़ वही चीज़ है जो वहाँ के डायरेक्ट फार्मूले में n को k+1 लिख करके डायरेक्ट भी आ सकती थी। तो इसका मतलब वो फार्मूला k+1 के लिए भी सही बैठ रहा है, तो इसलिए pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो pk+1 भी ट्रू है, तो अब आप लिख सकते हैं हेंस Pn is true for all n belong to natural number n। तो ये सबके लिए सत्य है। तो इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हम किसी फार्मूले की, किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी की जांच करते हैं। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो ये फार्मूला या जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको Pn से नोट कर लीजिए। सपोज Pn इज सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। फिर हमने कहा n = 1 पर चेक करो, तो P1 इज सच दैट n = 1 जब करेंगे तो आपको एक ही टर्म लेना है, यहाँ से एक टर्म, ओनली वन टर्म, फर्स्ट टर्म। तो n = 1, P1 इज सच दैट 1 इज इक्वल टू, यहाँ n को 1 लिखना है RHS में, तो 1 1 + 1/2 सॉल्व कर दिया। तो ये P1 इज सच दैट 1 = 1। तो क्या 1 = 1 स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, 1 = 1 होता है। दिस इज ए ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दैट्स वाई P1 इज ट्रू। तो इसलिए यह स्टेटमेंट n = 1 पर सही है, n = 1 पर ये फॉलो कर रहा है। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट है, सपोज ये n की वैल्यू k के लिए भी सही है, तो pk इज सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + k = k × k+1/2। ये एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज ट्रू, मान लिया। अब क्या करना है? आगे के लिए ट्रू नहीं मान रहा हूँ मैं इसको, आगे के लिए तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ट्रू है या नहीं है। तो कैसे चेक करूँगा? मुझे ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास है इसका अगला टर्म क्या होता होगा। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, kth टर्म इसका k है, तो अगला k+1 टर्म क्या आएगा? इस सीक्वेंस का k+1 टर्म k+1 ही आएगा। तो मैं k+1 को इसके LHS में, सीक्वेंस के LHS में k+1 को ऐड कर रहा हूँ, और वही क्वांटिटी k+1 मैं इसके RHS में भी ऐड करूँगा। तो RHS k+1/2 है, इसमें मैं k+1 वाला टर्म यहाँ भी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी ऐड कर दिया, वहाँ भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है? LHS को तो अब रहने दीजिए, RHS को सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया? k+1 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर k/2 +1 आ गया, k+1 कॉमन ले लिया, तो एलसीएम कर दिया, k+2/2 आ गया। अब क्या किया? k+1 ये है और k+2 को लिख दिया k+1 + 1/2। फिर मैंने ये देखा कि ये जो चीज़ मुझे सॉल्व करके मिल रही है, क्या ये चीज़ उस डायरेक्ट फार्मूले से भी मिल सकती थी? तो आपने देखा बिल्कुल ये चीज़ हमको डायरेक्ट फार्मूले से भी मिल सकती थी, यदि उस डायरेक्ट फार्मूले में मैं क्या लिख देता? n = k+1 लिख देता, क्योंकि इसको मैं k+1 लिख देता, इसको मैं k+1 + 1 लिख देता /2। वही चीज़ तो आ रही है, k+1 + 1/2। तो इस डायरेक्ट फार्मूले में n = k+1 करने से आपको यही चीज़ मिल सकती थी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये जो फार्मूला है ये n = k पर सही अगर मान लिया जाए, तो n = k+1 पर भी ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। कहाँ तक आ रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है कि ये फार्मूला सही है।
तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस 3 पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 पावर n - 1 अपॉन 2। तो प्रूव द वैलिडिटी ऑफ दिस फार्मूला, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले कैसे प्रूव करूँगा, इसको प्रूफ कैसे करूँगा मैं, इसके लिए मैं लेट कर दूंगा, इसको Pn से नोट कर दीजिए, स्टेटमेंट पूरे Pn से। तो लेट Pn इज सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस प्लस 3 पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 पावर n - 1 अपॉन 2। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, Pn इज सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन दी above स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो ये P1 हो गया, P1 सच दैट यहाँ कितने टर्म लेने पड़ेंगे, Pn का मतलब मैंने n टर्म्स ले रखे थे, n टर्म का सम लिया हुआ है इसलिए Pn है। अब मैं P1 ले रहा हूँ तो एक ही टर्म लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा ओनली। तो ये 1 ले लिया, यहाँ ले लिया केवल 1, फर्स्ट टर्म एक टर्म इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी n को 1 लिखना पड़ेगा, तो 3 पावर 1 - 1 अपॉन 2। तो दिस एम्प्लाइज दैट P1 इज सच दैट 1 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हो गया, 2 अपॉन 2 आ गया, देखिए 3 - 1 2 अपॉन 2। तो P1 इज सच दैट 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया तो 1। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 1 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है। इस बात को हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज्यूम कर लेंगे कि हम एज्यूम कर लेंगे लेट n इज इक्वल टू k के लिए सही है, ये मान के चलते हैं। देखिए लेट pk इज इक्वल टू pk सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस प्लस 3 पावर n - 1 नहीं 3 पावर k - 1, सॉरी मैं k के लिए इसको ट्रू मान रहा हूँ, 3 पावर k - 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 पावर k - 1 अपॉन 2। तो ये एज्यूम कर लिया गया कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k रखने पर सही है। तो उस फार्मूला में n इज इक्वल टू k मैंने रख दिया, तो Pk इज इक्वल टू दिस मच। अब मैं n इज इक्वल टू k + 1 के लिए फार्मूला को सही नहीं मान रहा हूँ, मैं तो इसमें इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म दोनों साइड में ऐड करके चेक करूंगा कि ये सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करिए, नाउ 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस प्लस 3 पावर k - 1। अब देखिए अगला टर्म क्या आएगा, इस सीक्वेंस का अगला टर्म क्या आएगा, पावर लगातार बढ़ रही। देखिए ये 3 पावर 1 है, फिर 3 पावर 2 हो गया, फिर 3 पावर 3 हो गया, फिर 3 पावर 4 आएगा, इस समय 3 पावर k - 1 है। तो अब अगली क्या आएगी टर्म, अगली टर्म में 3 इससे एक बड़ा कर देंगे, यानी k - 1 में एक और ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो रही, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये k - 1 पावर का टर्म है। तो अगले टर्म को क्या होना चाहिए, k - 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो k होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस का जो अगला टर्म आना चाहिए 3 पावर k - 1 के बाद नेक्स्ट टर्म आना चाहिए 3 पावर k, इसको मैंने LHS में ऐड कर दिया। अब इसी टर्म को मैं RHS में भी ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये 3 पावर k ऐड कर दिया n + 1 टर्म दोनों साइड में। अब LHS को कुछ नहीं करना, RHS को सॉल्व करना। तो 3 पावर k - 1 एलसीएम कर दीजिए, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरे का 2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करा 1 बार, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना ही रहेगा, प्लस 1 से 2 में डिवाइड किया तो 1 2 जा 2 2 बार, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 3 पावर k।
तो अब सॉल्व करता हूँ। देखिए 3 पावर के ये भी है, 3 पावर के ये भी है बच्चों, तो इनको एक साथ ले लो। 3 पावर के प्लस 2 इंटू 3 पावर के, दोनों टर्म एक साथ, -1/2। अब आप देखिए ये 3 पावर के दोनों में से क्या हो जा रहा है, 3 पावर के इन दोनों में से कॉमन हो जा रहा है, तो 3 पावर के कॉमन ले लिया। तो 3 पावर के से 3 पावर के में डिवाइड किया 1 प्लस 3 पावर के से इसको डिवाइड करूँगा तो बचेगा इसमें 2, और फिर ये -1 है, दिस अपॉन 2। तो 3 पावर के तो ये 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3, तो -1/2 आ गया। अब ये 3 पावर के में 3 पावर 1 और मल्टीप्लाई हो गया, 3 पावर के में 3 पावर 1 मल्टीप्लाई हो गया तो पावर ऐड हो जाती है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड करूँगा तो 3 की पावर k+1 हो जाएगा, 3 पावर k+1, फिर ये -1/2। तो ये क्या निकला, ये हमारा निकला कि हम ऐड कर रहे थे 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस 3 पावर k-1 प्लस 3 पावर k, नेक्स्ट टर्म ऐड किया था दोनों साइड में, तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो वैल्यू है सम की, क्या उस फार्मूले से डायरेक्ट भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ तो हमने फार्मूला लगाया नहीं, हमने तो k तक सही माना है फार्मूले को, ये जो k था यहाँ तक तो हमने वो फार्मूला यहीं से लिया और हमने उसको ट्रू माना है। लेकिन इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म था, अगला टर्म 3 पावर k, उसके लिए हमने इस फार्मूला को ट्रू नहीं माना, हमने तो इसमें 3 पावर k को यहाँ भी ऐड किया LHS में और 3 पावर k को RHS में भी ऐड किया। फिर हमने इस RHS को सॉल्व किया, सॉल्व करके हमको ये चीज़ मिल रही है। अब हम ये जांच करेंगे कि क्या मैं गिवन सीक्वेंस में या गिवन स्टेटमेंट में n की जगह k+1 कर दूं तो क्या यही फार्मूला उससे डायरेक्ट भी मिल सकता है। तो आपने देखा n को k+1 अगर मैं कर दूं इसमें 3 पावर k+1 -1/2, 3 पावर k+1 -1/2 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो है यहाँ पर 3 पावर k+1 -1/2। तो इसका मतलब ये जो हम बिना फार्मूला k तक फार्मूले को ट्रू मान करके आगे के टर्म को दोनों साइड में बराबर ऐड करके जब निकाल रहे थे, तो हम उसी आंसर पर पहुँचे हैं जो आंसर हमको इस फार्मूला से डायरेक्ट भी मिल सकता था। हम उसमें n = k+1 लिख देते, क्योंकि ये n टर्म के लिए तो ट्रू है ही है, k+1 कर देते तो यही चीज़ तो आ जाती है उसमें, 3 पावर k+1 -1/2। इसका मतलब यह फार्मूला n = k+1 के लिए भी सही बैठ रहा है, क्योंकि k+1 के लिए जब मैं निकाल रहा हूँ बिना फार्मूला के, तो बिना फार्मूला के वही चीज़ मिल रही है जो चीज़ मुझे फार्मूला लगा के भी मिल सकती थी। तो दिस मीन्स दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर n = k+1 ऑल्सो। तो n = k+1 के लिए भी सही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे pk+1 इज ट्रू, pk+1 भी ट्रू है। तो देयरफॉर Pn इज सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस ... 3 पावर n-1 इज इक्वल टू 3 पावर n-1/2 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। तो इस तरीके से ये जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इन 2 क्वेश्चन से आपको ये अंदाज आया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा किसी फार्मूला की वैलिडिटी, उसकी सत्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर है, हम उस फार्मूले को n = 1 पर चेक करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट Pn इज सच दैट, ये फार्मूला इसमें हम साइड में लिख देते हैं, Pn सच दैट लिख के ये फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें n = 1 रखते हैं, तो P1 सच दैट, यहाँ ये इतने सारे टर्म हैं, जब n लिख रहे हैं तो n टर्म का सम है, 1 लिख रहे हैं तो 1 ही टर्म रहेगा, तो फर्स्ट टर्म रहेगा केवल, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 पावर 1 में इसमें 1 लिख देता हूँ, 3 पावर -1/2 सॉल्व किया तो 1 = 1 आया, तो 1 = 1 ट्रू है, तो इसका मतलब P1 जो है हमारा ट्रू है, n = 1 पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। फिर लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, मान लिया कि यही फार्मूला n = k तक सही है, तो इसलिए मैं इसको n = k तक सही मानते हुए लगा सकता हूँ। 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 पावर 3 + 3 पावर k-1 = 3 पावर k-1/2 है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो ये मैंने इसको ट्रू मान लिया, देखो यहाँ पर। फिर मैंने ये आगे अगर मैं k+1 टर्म तक ले लूँ, k+1 टर्म यानी नेक्स्ट टर्म भी ले लूँ इस सीक्वेंस का, तो आपने कहा कि 3 पावर k-1 इसका kth टर्म है, अगला टर्म 3 पावर k आता होगा, तो उसको यहाँ भी ऐड कर दिया लेफ्ट में और इसके राइट में भी ऐड कर दिया, k तक जो ट्रू था उसमें 3 पावर k दोनों साइड में ऐड किया। फिर मैंने केवल RHS को ही सॉल्व किया, RHS को सॉल्व करके
हमें क्या मिला, ये 2 यहाँ आ गया और 3 पावर के दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, ये 3 पावर k इंटू 3 -1 अपॉन इतना, तो 3 पावर k + 1 हो जा रहा है वो सॉल्व करके 3 पावर k + 1 -1 अपॉन 2, ये हमको k + 1th टर्म तक का सम मिला, k + 1th टर्म का सम मिला। तो फिर हमने कहा कि जो हमने ये k + 1th टर्म दोनों साइड में ऐड करके सम निकाला है, क्या यह सम हम डायरेक्ट वहाँ जो फार्मूला है उससे भी निकाल सकते थे? तो आपने देखा कि यदि उस डायरेक्ट फार्मूले में n = k + 1 लिख दीजिए तो यू आर गेटिंग द सेम आंसर। तो दिस मीन्स दैट दिस फार्मूला इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। इफ दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर n = k, देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। तो इसलिए ये फार्मूला सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये सभी क्वेश्चंस का यही वर्किंग रूल है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा जो जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम दे रखे हैं, इनको आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस एक्सरसाइज के शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।